नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जयपुर एकेडमी पर। मैं हूं पूजा और आप हैं मेरे साथ आज एसएससी जीडी के लिए जीके का मॉडल पेपर नंबर 6 डिस्कस करने के लिए। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जयपुर एकेडमी पर विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6, ये जो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 है, ये अपने जो एसएससी जीडी के एग्जाम हुए थे 2021 में, वहां से क्वेश्चंस लिए गए हैं। ये क्लास आपके लिए ये दिखाने के लिए है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अपने एग्जाम में 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको कोशिश करनी है कि 20 में से 20 आप बिल्कुल करेक्ट कर पाए। अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं तो आप पूरा 20 में से 20 क्वेश्चंस भी करेक्ट कर सकते हैं विथ करंट अगर आप पढ़ते हैं तो, क्योंकि 4 to 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में करंट के देखने को मिलेंगे। और ये करंट की जो क्लासेस हैं वो अपन इसी यूट्यूब चैनल पे करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नृत्य नाटिका लोक रंगमंच रूप यक्षगान से संबंधित है? Which of the following states is associated with the dance drama folk theatre form of यक्षगान? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किस स्टेट में यक्षगान नाम का डांस ड्रामा फॉल्क थिएटर देखने को मिलता है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर केरल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका में जो है यक्षगान डांस ड्रामा फोल्क थिएटर का एक रंगमंच है। ये नृत्य नाटिका आपको कर्नाटका में देखने को मिलता है। बात करें अगर अपन आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल डांस स्टाइल है आंध्र प्रदेश का, वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस स्टाइल है। बात करें तेलंगाना डांस ड्रामा की, तेलंगाना का जो डांस फॉर्म है उसको बोलते हैं डप्पू डांस। तेलंगाना का जो डांस फॉर्म है उसको बोलते हैं डप्पू डांस। और केरला का जो डांस ड्रामा है उसको बोलते हैं कथकली। कथकली जो है वो केरला का डांस ड्रामा फॉर्म है। तो आपको इसी के साथ कर्नाटका का आपको याद रखना है यक्षगान। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला का भी आपको याद रखना है। एग्जाम में किसी भी स्टेट का पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है? A sphygmomanometer is used to measure which of the following? क्या इलेक्ट्रिक करंट, ह्यूमिडिटी, विंड या फिर ब्लड प्रेशर? किसको मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर का यूज किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी को नापने के लिए आपके हाथ में जो बांधा जाता है अपने सोल्जर से नीचे जो बांधा जाता है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर कहा जाता है। बात करें अगर अपन इलेक्ट्रिक करंट किससे मापा जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एमएमीटर से मापा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। ह्यूमिडिटी किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मापा जाता है, मेजर किया जाता है। विंड किससे मापा जाता है? एनीमोमीटर से। एनीमो एनीमोमीटर से मापा जाता है, मेजर किया जाता है विंड को। तो इसी के साथ ब्लड प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी और इलेक्ट्रिक करंट, इन सभी के बारे में आपको बता दिया गया है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, किसको किस चीज से मापा जाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज को मापने के लिए अवेलेबल है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन के लिए किया जाता है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ऑक्साइड या फिर एल्यूमिनियम सल्फाइड? किसका उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए? आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए किस केमिकल का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है सिल्वर आयोडाइड।
सिल्वर आयोडाइड, यानी कि इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AgI। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए। आर्टिफिशियल रेन सबसे ज्यादा चाइना में करवाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्प्रिंग टाइड्स? वसंत ज्वार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दीज टाइड्स आर द हाईएस्ट, ये सबसे ऊंचे टाइड्स होते हैं, ज्वार होते हैं। दीज टाइड्स आर द लोवेस्ट, सबसे नीचे ज्वार होते हैं। दीज टाइड्स अकर ऑन न्यू मून डेज, या फिर दीज टाइड्स अकर ड्यूरिंग फुल मून डेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा दीज टाइड्स आर द लोवेस्ट। ये सबसे नीचे स्तर के जो स्प्रिंग टाइड्स होते हैं सबसे लोवेस्ट टाइड्स होते हैं, नहीं होते हैं, सॉरी, इसमें पूछा गया है नॉट ट्रू। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। ये टाइड्स जो हैं वो सबसे नीचे नहीं होते हैं, लोवेस्ट नहीं होते हैं, बल्कि ये हाईएस्ट होते हैं। तो आपको ये सारे ऑप्शंस याद रखने हैं, इसको याद नहीं रखना है। और ये तीनों जो हैं ये स्प्रिंग टाइड्स के फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Besides banks, the other formal major source of cheap credit in rural areas are बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण के अन्य औपचारिक प्रमुख स्रोत क्या हैं? मनी लेंडर्स, जमींदार्स, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, या फिर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सस्ते ऋण के अन्य औपचारिक प्रमुख स्रोत आपसे पूछा गया है। बैंकों के अलावा गांव में जो है बैंकों से भी लोग पैसे उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं। मनी लेंडर से भी लेते हैं, जमींदार से भी लेते हैं, फ्रेंड एंड रिलेटिव से भी अपन लोग पैसे उधार पे लेते हैं। पर जो मेन चीज है, गांव में आजकल कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनने लग गई हैं जो लोगों को लोन देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा द कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं वो भी आजकल चीप क्रेडिट क्रेडिट या फिर जैसे बैंक जो है गांव में सस्ते ऋण के दर पे जो ब्याज पे पैसे देते हैं, उसी तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आजकल गांव में लोन देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाला गुट्टा एक भारतीय पेशेवर किस खेल के खिलाड़ी हैं? ज्वाला गुट्टा इज एन इंडियन प्रोफेशनल विच विच प्लेयर। तो आपसे पूछा गया है कि कौन से खेल से संबंधित है ये? फुटबॉल, टेबल टेनिस, टेनिस, या फिर बैडमिंटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस से संबंधित है ज्वाला गुट्टा, टेबल टेनिस की प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लद्दाख के बौद्ध जप को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख इंक्लूडेड इन द यूनेस्कोस लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख को कब शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2012 में जो है यूनेस्को की लिस्ट में बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख की कौन सी साइट्स हैं? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं ये। इंटेंजिबल कल्चरल जो यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट्स हैं वो अलग है, और ये है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स। ये भारत में अब तक 14 हेरिटेज साइट्स, कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं 14। इंटेंजिबल जो है यानी कि अमृत सांस्कृतिक विरासत की जो सूची है उसमें 14 हैं अभी तक भारत की शामिल, अकॉर्डिंग टू 2023 डाटा। इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? जैसे कि मणिपुरी डांस, दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, योगा, नवरूज, बुद्धिस्ट लद्दाख चैंटिंग हो गया, चऊ डांस हो गया, कालबेलिया हो गया। कालबेलिया जो डांस और सॉन्ग्स हैं राजस्थान के, वो हो गया। डांस ड्रामा ऑफ केरला, वैदिक चैंटिंग और रामलीला जो हैं, ये सब 14 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं भारत की। अब बात की जाए यूनेस्को की, तो ये क्या चीज है? यूनेस्को जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसका जो हेडक्वार्टर है। इसके जो हेड हैं, हेड कौन है? एंड्रे अजोले जो हैं वो इसके हेड हैं। एंड्रे अजोले जो हैं वो इसके डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और किस वर्ष में दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? 1526, 1694 या फिर 1400
68 या फिर 1372? कब किया था बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने आईपीएल 2020 में ऑरेंज कैप जीती थी? आईपीएल 2020 की बात क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि ये पेपर जो है 2021 का है अपना, और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है कि अभी आईपीएल 2023 में हुए थे। ये आपको पता होना चाहिए कि इस आईपीएल में ऑरेंज कैप किसने जीती थी, क्योंकि अपना एग्जाम जो है वो फरवरी मार्च में होगा, तो आपसे आईपीएल 2023 से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आईपीएल 2020 का जो है वो तो आप जान लीजिए केएल राहुल को ने जीती थी, पर जो आईपीएल 2023 में जो ऑरेंज कैप है वो शुभमन गिल ने जीती थी। शुभमन गिल को मिली थी जो ऑरेंज कैप 2023 का आईपीएल जो हुआ था इंडियन प्रीमियर लीग। ऑरेंज कैप किसको दी जाती है? जो कि किसी भी सीरीज के दौरान सबसे ज्यादा रन जो बनाता है उसको, और आईपीएल के दौरान जो सबसे ज्यादा और रन जो बनाता है उसको ऑरेंज कैप दी जाती है। तो आईपीएल 2023 का आपको याद रखना है, शुभमन गिल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सशस्त्र बल व्योमरथ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जनवरी को जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे जो है वो मनाया जाता है 14 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कोहिमा की लड़ाई 1944 में किसके बीच लड़ी गई थी? द बैटल ऑफ कोहिमा वॉज फॉट इन 1944 बिटवीन जापानीज फोर्सेस एंड कम्युनिस्ट चाइनीज फोर्सेस, रॉयल बर्मीज आर्मी एंड ब्रिटिश इंडियन आर्मी, इंपीरियल जापानीज फोर्सेस एंड ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस, या फिर चाइनीज फोर्सेस एंड ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस? तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है द बैटल ऑफ कोहिमा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंपीरियल जापानीज फोर्सेस एंड ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस के बीच में 1944 में बैटल ऑफ कोहिमा लड़ी गई थी। कोहिमा कहाँ की कैपिटल है? नागालैंड की। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 1944 में जापानीज फोर्सेस और ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस के बीच जो है वो नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर करने के लिए बैटल ऑफ कोहिमा लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? 4 अप्रैल 1944 को जो है स्टार्ट हुई थी बैटल ऑफ कोहिमा। कब स्टार्ट हुई थी? 4 अप्रैल 1944 को स्टार्ट हुई थी। नॉर्थ ईस्ट स्टेट है नागालैंड जिसकी कैपिटल है कोहिमा। बात करें कि इसमें जीता कौन था, तो ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस जीती थी जापान को, जापानीज फोर्सेस को हराया गया था इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम द्वारा किस वर्ष में निरस्त कर दिया गया था? द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 वॉज रिपील्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट इन द विच ईयर? तो जो है इसको रिपील किया गया था 2018 में। जो है 1993 का जो एक्ट है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट, इसको रिपील किया गया था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2020 में पुरुष एकल स्पर्धा जीती थी? Who among the following won the men's single event at the US Open 2020? ये जो है ये 2020 का इसमें मैंने क्वेश्चन रखा है। इसको जीता था डोमिनिक थीम ने। डोमिनिक थीम ने 2020 का यूएस ओपन 2020 जीता था। अब बात करें 2023 का यूएस ओपन किसने जीता, क्योंकि आपके एग्जाम में तो करंट का अगर पूछा जाए तो यूएस ओपन 2023 का पूछा जाएगा कि इसको किसने जीता था। तो इसका राइट आंसर है नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक ने जो है यूएस ओपन 2023 जीता था और ये इनका 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल था। 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल था नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? What is the dominant substance that makes up the hair, nails and the top layer of skin in the human body? Laminin, collagen,
केरेटिन या फिर फिब्रोनेक्टिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरेटिन। ये जो केरेटिन है ये एक टाइप का प्रोटीन है। आपने सुना होगा आजकल बहुत सारे लॉरियल का शैम्पू आता है जिसमें केरेटिन कंटेनिंग लिखा होता है। बहुत सारे शैम्पूस ऐसे हो गए हैं जो उसमें लिखा होता है केरेटिन, इट कंटेन्स केरेटिन। ये एक टाइप का प्रोटीन है जिससे क्या होता है कि आपके हेयर, नेल्स और जो अपनी स्किन स्किन की जो टॉप लेयर होती है वो उसको केरेटिन से बनती है। परत बनाने वाला प्रमुख पदार्थ है ये पदार्थ है केरेटिन, जो है एक प्रोटीन। और इसका अगर यूज अगर ज्यादा हो जाए तो इससे बाल झड़ना भी, हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाता है और ये एक तरह का कंसर्न है। ये एक डिसएडवांटेज है केरेटिन ट्रीटमेंट का। आपने सुना होगा आजकल केरेटिन ट्रीटमेंट भी बहुत चलने लग गए हैं। पर अगर ये केरेटिन ट्रीटमेंट अपने जो शरीर में जो है, अगर ये केरेटिन प्रोटीन ज्यादा हो जाता है तो इससे हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो भी स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशय धर्मपाल गुलाटी जिनका दिसंबर 2020 में निधन हो गया था, ये एक प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड कौन सा है जिसके ये मालिक हुआ करते थे? महाशय धर्मपाल गुलाटी जो है ये एमडीएच के फाउंडर थे, ओनर थे। एमडीएच के जो ओनर थे वो आपको पता है धर्मपाल गुलाटी जो है, इनका डेथ हो गया था 2020 में। अब आपको ये क्वेश्चन क्यों बताया जा रहा है कि 2023 में जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जिनकी डेथ हुई है उनका नाम आपको याद रखना है। चाहे वो सहारा के फाउंडर हो या फिर एक झुंझुनूवाला करके थे जिनकी डेथ हुई थी, वो लोग किस किस ब्रांड के फाउंडर्स हैं। उनका राकेश झुंझुनूवाला जो है उन वो किस चीज के फाउंडर थे उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जिनकी डेथ हुई है 2023 में, उनको पता होना चाहिए कि वो किस क्षेत्र से रिलेटेड हैं या फिर वो लोग किस चीज के फाउंडर हैं, ओनर थे। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्नाटक पठार के पहाड़ी भागों को दर्शाता है? विच अमंग द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट्स टू द हिली पार्ट्स ऑफ द कर्नाटका प्लेट्यू? बुग्याल्स, तेराई, मालनाड या फिर बेट्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा मालनाड। ये जो मालनाड है ये वेस्टर्न और वेस्ट एंड वेस्ट एंड ईस्ट एरियाज जो होते हैं, एरियाज जो हैं वेस्टर्न घाट्स के, वेस्टर्न घाट्स जो हैं उसके जो ईस्ट और वेस्ट एरियाज जो हैं उस एरियाज को बोलते हैं मालनाड। ये जो मालनाड है ये 100 किलोमीटर एरिया के विड्थ को कवर करता है। और ये जो मालनाड एरिया है ये कॉफी प्लांटेशन के लिए फेमस है। मालनाड एरिया इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन। और ये वेस्टर्न घाट्स के जो हिली एरियाज हैं उनको मालनाड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डिक्लासिफाइड वाज रिटन बाय, एक बुक का नाम दिया गया है कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डिक्लासिफाइड। इसके राइटर कौन हैं? ये किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इकबाल चंद मल्होत्रा एंड मरूफ रजा के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। बुक का नाम क्या है? कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डिक्लासिफाइड इस बुक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को किस वर्ष में अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में कैद किया गया था? द लास्ट मुगल एम्परर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट मुगल एम्परर कौन थे? बहादुर शाह जफर। वॉज इम्प्रिजन्ड इन रंगून जेल बाय द ब्रिटिश इन विच ईयर? 1885, 1858, 1826 या फिर 1862? तो 1858 में जो है लास्ट मुगल एम्परर थे शाह जफर, बहादुर शाह जफर जो थे उनको रंगून जेल में कैद किया गया था, इम्प्रिजन कर दिया गया था 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप यानी कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप ईएजी राज्यों में नहीं आता है? राजस्थान, झारखंड, बिहार या फिर पंजाब? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब जो है वो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप यानी कि ईएजी स्टेट के अंदर नहीं आता है। इस अकॉर्डिंग जनगणना 2011 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20,
निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत? लोधी, खिलजी, सुर या फिर स्लेव? इनमें से कौन से जो डायनेस्टी है वो दिल्ली सल्तनत के अंदर नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सुर डायनेस्टी थी वो दिल्ली सल्तनत के अंदर नहीं आती थी। तो बात करें दिल्ली सल्तनत में कितनी कौन कौन सी डायनेस्टीज थी? कौन कौन सी डायनेस्टीज थी? ममलुक डायनेस्टी को ही स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। स्टार्टिंग में इसका नाम रखा गया था ममलुक डायनेस्टी, जिसको आगे जाके स्लेव डायनेस्टी कहा गया। दूसरी डायनेस्टी है, नेक्स्ट है खिलजी डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत का पार्ट हुआ करती थी। एक है तुगलक तुगलक डायनेस्टी, एक है सैयद डायनेस्टी और है लोधी डायनेस्टी। ये सभी दिल्ली सल्तनत के पार्ट हुआ करते थे। इसमें से पार्ट कौन सा नहीं है? सुर डायनेस्टी जो है वो दिल्ली सल्तनत का पार्ट नहीं हुआ करता था। तो आज के क्वेश्चंस यही समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा सेशन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे और जो हमारा जो मॉडल टेस्ट पेपर है, ये जो सीरीज है वो भी आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर वीडियोस के लिए। थैंक यू एंड टेक केयर।